महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थी एवं एमए, नेट, सेट एवं हिंदी से स्कूल व्याख्याता, कॉलेज प्रोफेसर, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, पीजीटी, टीजीटी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित उन्हें युद्ध ही की करने दो बात शीर्षक कविता लेकर आया हूँ। इस कविता का भावार्थ एवं इसकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। यह कविता उस समय की रचना है जब विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के नेता एवं वैज्ञानिक गुपचुप युद्ध की सामग्री बनाने में रुचि रख रहे थे और युद्ध की भयावह स्थिति हो रही थी। इस संबंध में कवि ने इस कविता में अपना मानवतावादी चिंतन व्यक्त किया है। यह 1960-61 में रचित कविता है। तो सबसे पहले इस कविता का वाचन हम करते हैं। ध्यान से सुने और समझें। उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, चांद की बात हम करें, सूत्र निकाले गणित जमाए, अज्ञातों को ज्ञात हम करें, फिर उन अज्ञातों से अगले सब अज्ञातों तक ऊंची निश्रायणी लगाएं। निश्रायणी यानी सीढ़ी, भव्य सातवें मंजिल के सपनों तक ले जाएं, सोपानों को सपनों तक ले जाएं, सपनों की ऊंची मंजिल पर जीवन कार्यालय में करे सुरक्षित भविष्य। संभव है सपनों का ऊंचा हॉल, इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द भी लिए गए। हॉल यानी सभागार। संभव है सपनों का ऊंचा हॉल, थामने वाले नीचे लोहे के सैतीर, सैतीर यानी खंभे या बल्लियां। तजुर्बों के पूरे न जमे या कोई नुक्स रहे, नुक्स यानी कमी, तो ऐसी हालत में हम नई परीक्षा पद्धतियों के द्वारा फिर से जांचें गणित की ज्ञात और भी अधिक ज्ञात या अज्ञातों पर पुनः नया आघात, ज्ञात के द्वारा पुनः नए सोपान, स्वप्न का नया हॉल, पुनः संगठित जीवन बीमा दफ्तर, दफ्तर यानी कार्यालय, नया लिफ्ट बिजली का ऊपर से नीचे तक सतत चलाए। उन्हीं को अपने सपनों में करने दो, उनको अपने भव्य सांस्कृतिक भवनों पे रो रो मरने दो, मरने दो, उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। ये ब्रह्मचक्र दृढ़ है उसकी अनिवार्य प्रकृति की अरा यानी नोक। तुम्हारे हाथ मित्रों फटे हाथ रह कर भी, मिट्टी भरे बाल रख कर भी, दिए चलो सहचारी को विचार की जीवन धुरा, तुम्हारा लंबा साथ हृदय को रोमिल करता रहे। रोमिल यानी रोमावली युक्त, रोमांचित। हृदय को रोमिल करता रहे कि सबसे मिलता चलता रहे, कि आए दिन वह भी जब जलते स्टोव के पास मित्रों से हार्दिक वार्तालाप होता रहे। गर्मीली नई कार्यक्षम अनुभव साधित मूर्त कल्पनाओं के गहरे रंग, गलियों सड़कों पर जा छिड़के, साइकिल पर वह प्रसन्न मुख युवकों का जत्था आगे बढ़ के इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को भी पाए तंग। ठीक समय बतलाए उनकी रिस्ट वॉच जो हाथ में पहने जाने वाली घड़ी, उलझे कामों के सुलझाने, दिल में मीठी ताकत की बेचैनी का अंदाज लगे कुछ गाने। रोए वे जो शैतानों के घर दफ्तर में हेलकार यानी कर्मचारी, रोए वे जो शैतानों के घर दफ्तर में हेलकार बन काम कर रहे, नित अपनी कलम घिस रहे, हार कर रोज रहे जीत। सिनेमा द्वार टिकट का पैसा उन्हीं शैतानों जैसा, फिल्म देखकर व्याकुल होकर बना रहे निज आत्मा का पूर्ण यानी उपहास। रोए वे जो रहते अपने अदृश्य अपराधी ईश्वर से ऐसा वैसा सरोकार, आँख पहुँच कर उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। नाइट्रोजन बम रासायनिक बमों के तब आघात यानी
विनाश ये संहार। तो ये तो थी कविता, और इस कविता का अर्थ एवं व्याख्या हम करते हैं और इसकी संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं, इसका सारांश समझते हैं। इसमें कवि विश्व शांति एवं मानव कल्याण की भावना से कहता है कि हमें ऊंचे सपने देखने चाहिए। इसमें युद्धोन्माद से ग्रस्त लोगों एवं शक्तिशाली देशों पर आक्षेप किया गया है। विधाता के द्वारा निर्मित इस सृष्टि रूपी रथ का पहिया चलता रहे, मानव जाति की प्रगति होती रहे, इसमें कवि ने यह भाव प्रकट किया है। इसमें कवि ने सामाजिक प्रगति एवं शांति स्थापना को लेकर परस्पर सहयोग एवं मैत्री भाव को अपेक्षित बताया है। कवि कहता है कि मानव कल्याण, विश्व शांति एवं सामाजिक प्रगति की कामना रखने वालों के सपने अवश्य पूरे हों, परंतु जो लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर विनाशकारी आयुधों के निर्माण में लगे हैं वे शैतान हैं। ऐसे लोगों को सदा कष्ट ही मिले। इस प्रकार इसकी व्याख्या आगे हम करते हैं। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध विश्व शांति के पक्षधर हैं एवं मानव कल्याण के समर्थक लोगों को लक्ष्य कर कहता है कि जो लोग युद्ध की ही बात करते हैं, युद्ध के शस्त्रास्त्रों के विस्तार विकास की ही सोचा करते हैं, तो उनकी बातें मत सुनो। हम भारतीय तो विश्व शांति के पक्षधर हैं, इसलिए हम चांद की ही बात करें, अर्थात अपनी वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग चंद्र अभियान अथवा शांतिपूर्ण कार्यों में ही करें। हम ऐसे सूत्र निकाले, ऐसा गणित जमाएं, अर्थात ऐसे आविष्कार करें जिससे हम अज्ञातों एवं सृष्टि के रहस्यों को सहजता से जान सकें, हमें उनका ज्ञान हो सके। फिर उन आविष्कारों के सहारे और भी अज्ञात एवं रहस्यपूर्ण बातों को जानने परखने के लिए प्रयास करें, अनुसंधान की एक मजबूत परंपरा स्थापित करें और परीक्षणार्थ ऐसी द्रोणिका लगाएं जो हमें 7वें मंजिल की ऊंची सीढ़ियों तक अर्थात ऊंचे लक्ष्य तक ले जाए। हम प्रगति एवं मानव कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। वे सीढ़ियाँ, सोपान हमें हमारे सपनों तक ले जाएं। उन सपनों की ऊंची मंजिल पर हम ऐसा कार्यालय स्थापित करें जिसमें मानव जीवन अथवा हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। इस तरह हम ऐसी प्रगति करें ताकि मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे। कवि आगे कहता है कि हम अपने स्वर्णिम भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु तथा मानवता की भलाई के लिए जो ऊंचा सपनों का हॉल बनाएं, संभव है कि उसे थामने के लिए नीचे से लगाई गई लोहे की बल्लियां या लोहे के खंभे, गार्डर आदि अच्छी तरह नहीं लगे हों, वे हमारे अनुभवों की कमी के कारण अच्छी तरह नहीं जमे हों और उनकी संरचना में कोई कमी रह गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम फिर से अनुसंधान करें तथा नई परीक्षण पद्धतियों को अपनाकर उन कमियों को जांचे परखें। इस तरह नए ढंग से प्रयास करने पर रहस्यपूर्ण ज्ञात बातें और भी ज्ञात अथवा सुस्पष्ट सुगहाय हो जाएंगी, अथवा जो हमें अज्ञात थे उस पर फिर नया प्रहार हो सकेगा, ज्ञान धारा का प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार ज्ञात बातों के द्वारा भविष्य के भवन की सीढ़ियों का मजबूती से निर्माण हो सकेगा और हमारे सपनों का हॉल फिर से संगठित हो जाएगा, जिससे हमारा या मानव जाति का जीवन बीमा दफ्तर अर्थात भविष्य का कल्याणकारी मार्ग मजबूत हो जाएगा। आगे कवि कहता है, कवि मानवता के पक्षधर लोगों अथवा विश्व शांति के उपासकों को लक्ष्य कर कहता है कि विधाता के द्वारा रचित इस सृष्टि या मानव लोक की प्रगति का पहिया निरंतर बढ़ता रहे।
इसके कार्य मजबूत बने रहें। यह कार्य तुम्हारे हाथों से ही हो सकता है। मित्रों, तुम ही इस प्रकृति को अपने हाथों से गति दे सकते हो। इसलिए फटे हाथ रहकर भी, मिट्टी भरे बाल रखकर भी, अर्थात श्रमिक, कृषक एवं खेतिहर मजदूर रहकर भी तुम प्रकृति के पहिए को गति देते रहो, इसे आगे बढ़ाते रहो। इसके लिए जीवन की धुरा अर्थात केंद्र में परस्पर सहयोगी विचारों की जरूरत रहती है। संगठित होना भी जरूरी है। इस कार्य के लिए तुम्हारा लंबा साथ अनिवार्य है। तुम सभी का संगठन बना रहे, पहिए की गति बनी रहे, मानव कल्याण होता रहे, इससे हृदय को हर्ष भी होता रहे और इस बात की प्रसन्नता भी रहे कि सब मानवतावादी लोग परस्पर मिलजुल कर विश्व कल्याण का कार्य करने में जुटे हुए हैं। कभी आगे कहता है कि ऐसा भी समय आवे जब समान विचारधारा वाले सब लोग एक जगह बैठे, एक चूल्हे या जलते हुए स्टोव के पास बैठकर परस्पर हार्दिक वार्तालाप करें। ऐसा सहयोग या मित्रता वाला व्यवहार चलता रहे, नए कार्य करने की ऊर्जा बनी रहे और अनुभवों के उपयोग से कल्पनाओं को मूर्त रूप देकर उन्हें समाज के छोटे से छोटे वर्ग तक पहुंचाए। सभी को प्रकृति के कार्यों को से लाभान्वित करें। देश के नव युवाओं तथा जत्था साइकिल पर बैठकर गलियों से सड़कों पर आकर आगे बढ़ते रहें। वे प्रकृति की कामना इससे इतने जोश एवं उत्साह से भरे रहें कि उन्हें लंबी चौड़ी है दुनिया भी तंग महसूस हो। वे प्रत्येक काम समय पर करें, उनके हाथों में बंधी घड़ियां सही समय बतलावे, अर्थात देश के नवयुग समय पालन में पाबंद हो, उनमें उलझे कामों को सुलझाने की लगन एवं शक्ति हो, मीठी ताकत की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे और वे इसी अंदाज में मानव कल्याण एवं सामाजिक प्रगति के गीत गाते रहे। आशय है कि प्रगति का पहिया नवयुवकों की शक्ति एवं सुंदर कल्पनाओं के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हमें इसी संबंध में चिंतन करना चाहिए। कभी आगे कहता है कि वे लोग रोते रहें जो बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले शैतानों के घरों एवं कार्यालयों में काम करते हैं, उनके सहयोगी बनकर काम करते हैं और रात दिन उनके लिए लिखा पढ़ी का काम करते हुए अपनी कलम घिस रहे हैं। प्रत्येक दिन हार थक कर भी अपने कुकृत्यों से विजयी हो रहे हैं। ऐसे शैतान लोग पूरे बनावटी आचरण वाले होते हैं। सिनेमा घरों के दरवाजों पर टिकटों का पैसा उन्हीं शैतानों का माया जाल है जो सिनेमा के नकली दृश्यों को देखकर अपनी आत्मा का उपहास कर रहे हैं, प्रति मानवता का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे अर्थलोलुप लोग अनेक दुराचारों भ्रष्टाचारों से धन का अर्जन करते हैं। उनका दृश्य ईश्वर भी उन्हीं की तरह अत्याचारी एवं नृशंस कृत्य कराता रहता है। अपराधी ईश्वर का पूरा कार्य व्यापार भी अपराधग्रस्त ही रहता है। उसमें मानव कल्याण एवं समाजवादी चिंतन का अभाव रहता है। अतएव वे स्वार्थ की खातिर कोरा दिखावा करते हैं। वे नाइट्रोजन बम, रासायनिक बम आदि अनेक नरसंहार करने वाले आयुधों का निर्माण करने में लगे रहते हैं और नकली आंसू पहुँचकर या कोरी संवेदना दिखाकर युद्ध की बात सोचते हैं और उसी को लेकर विचार व्यक्त करते रहते हैं। विनाशकारी परमाणु बमों तथा घातक हथियारों का निर्माण करके मानवता का हित किया जा रहा है। ऐसे लोग मानवीय संवेदना एवं विश्व कल्याण की भावना से रहित होते हैं, परंतु सबके सामने मानव जाति की प्रगति का दिखावा करते हैं। ये थी इस कविता की व्याख्या। इस कविता में जो भी विशेष चीज़ें हैं वो इस प्रकार है कि कवि गजानन मुक्तिबोध का प्रकृतिवादी एवं मानवतावादी चिंतन इसमें व्यक्त हुआ है। शस्त्रास्त्रों की होड़ रखकर वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग करने वालों पर इसमें आरोप किया गया है। जीवन बीमा दफ्तर, हॉल, शहतीर आदि ऐसे प्रतीक है जिनसे कवि ने
अपनी मानवतावादी संवेदना व्यक्त की है। सपनों का होल जब दृढ़ हो जाएगा तो भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। हथियारों की होड़ न रखकर ऐसा प्रयास करने से ही मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। कवि का प्रगतिवादी मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। इसमें पहिए की धुरी से उसके अरे जुड़े रहते हैं, अरे मजबूत होते हैं और पहिया अपनी धुरी पर घूमकर गतिशील होता है। कवि ने मानव समाज के कल्याण, विश्व के कल्याण एवं प्रगति की कामना के लिए पहिए का रूपक या प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। प्रगति के लिए परस्पर सहयोग एवं संगठित रहने पर बल दिया गया है। कवि की समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा भी इसमें व्यंजित हुई है। यह कविता सन 1960-61 की रचना है। उस समय भारत में साइकिलों का वही प्रचलन था, स्कूटर नहीं थे। कवि ने स्टोव, रिस्टवॉच आदि का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में किया है। नव स्वतंत्र देश के युवकों में जोश उत्साह भी था, तो उस समय विश्रांति का उद्घोष भी भारतीय नेतृत्व कर रहा था। कवि ने इसका यथार्थ चित्रण कर प्रगतिवादी एवं समाजवादी चिंतन व्यक्त किया है। कवि ने युद्धोन्माद की प्रवृत्ति को मानव कल्याण के लिए घातक बताया है या आघात बताया। मानवतावादी एवं सामाजिक कल्याण भावना का स्वर इसमें व्यक्त हुआ है। शब्दावली मिश्रित एवं प्रखर भावानुकूल है। भाषा तत्सम प्रदान होते हुए भी उर्दू अंग्रेजी के शब्दों से युक्त है। शब्दों का भावानुकूल नपा-तुला प्रयोग द्रष्टव्य है। बिंबात्मकता एवं प्रतीकात्मक का सुंदर निर्वाह हुआ है। शब्दावली प्रतीकात्मक है, शब्दावली तत्सम प्रतीकात्मक है, भावाव्यक्ति प्रखर है। अनुप्रास, यमक, रूपक एवं समासोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह एक मानवतावादी एवं सामाजिक चेतना वाली कविता है। मुक्तिबोध की प्रस्तुत कविता उन्हें युद्ध की ही करने दो बात मानवतावादी चेतना एवं समतावादी चिंतन पर आधारित है। इस कविता में समकालीन यथार्थ का निरूपण किया गया है। प्राय देखा जाता है कि मुक्तिबोध व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों के साथ ही समाजोन्मुखी प्रगतिवादी चेतना को भावात्मक स्वर देने का प्रयास करते रहे हैं तथा इस निमित्त वे मानव कल्याण के प्रति काफ़ी सजग दिखाई देते हैं। उनकी उन्हें युद्ध की ही करने दो बात कविता में मानवतावादी एवं प्रगतिवादी भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। मुक्तिबोध आधुनिक चेतना से संपन्न कवि थे। उन्होंने अपने परिवेश की जटिलता और उसमें उत्पन्न संकट बोध को भली भांति देखा परखा था। वही परिवेश उनकी कविताओं का वर्णन विषय बना है। उन्हें युद्ध की ही करने दो बात कविता में भी विनाशकारी परमाणु अस्त्र शस्त्रों के आयुधों के आविष्कार की होड़ तथा प्रतिस्पर्धा, विश्व में बढ़ रही युद्धोन्माद की प्रवृत्ति को मूल संवेदना के रूप में व्यक्त कर आधुनिक परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। इससे कवि की मानवतावादी चेतना व्यंजित हुई है। तो ये था उन्हें युद्ध की करने दो बात कविता का भावार्थ, उसकी व्याख्या एवं उसका सार। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।